हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ये चैप्टर काफ़ी लोगों को टिपिकल लगता है क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजी काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं होती है, प्रोसेस क्लियर नहीं होते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है, उसके क्या क्या सिलेक्शन के प्रोसीजर हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है। हाउएवर आई ट्राई कि मैं इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से ये कॉन्सेप्ट फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको समझा दूँ ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास जो EFB है, इसने जो हमें डेफिनेशन दी है वो क्या है। बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स। यानी कि आप नेचुरल साइंस के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ऑर्गेनिज्म से या तो कुछ लेने वाले हैं या तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले सेल्स से लेने वाले हैं। यूनिसेलुलर है तो ऑब्वियसली वो सेल ही ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर है तो उस पर्टिकुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एक पर्टिकुलर सेल से आप कोई चीज़ इस्तेमाल की निकालने वाले हैं, या फिर उसके किसी पार्ट से निकालने वाले हैं, या फिर उसके साइटोप्लाज्म में पड़े किसी मॉलिक्यूलर एनालॉग से निकालने वाले हैं। मॉलिक्यूलर एनालॉग मतलब साइटोप्लाज्म में जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जैसे हुबहू दिखने वाली चीज़ों को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर एनालॉग। तो उनसे, इन सब चीज़ों से जब आप कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विसेज को ऑब्टेन करेंगे, इसी चीज़ को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल भाषा में नेचुरल साइंस का इस्तेमाल करके आप किसी ऑर्गेनिज्म से या किसी सेल से या किसी उस सेल के पार्ट से जब कोई प्रोडक्ट, कोई चीज़ लेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बना हुआ कोई प्रोडक्ट लेंगे, तो उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसको समझते हैं। इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है, हमें पता है कि इंसुलिन इज यूज्ड टू कंट्रोल ब्लड शुगर। हमारे शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए हम उसे यूज करते हैं। सो इंसुलिन को हम लोग एक्चुअली पेशेंट्स को देते भी हैं। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी फील्ड की मदद से क्या करा, हमने एक प्रोडक्ट तैयार करा, ह्यूमुलिन। क्या है इसकी स्पेलिंग? HUMULIN, ह्यूमुलिन। हम लोगों ने क्या करा, एक प्रोडक्ट तैयार किया है ह्यूमुलिन, और इस ह्यूमुलिन को हम लोग किसी भी पेशेंट को देते हैं। तो ये ह्यूमुलिन बनाया कैसे? इंसुलिन जैसा ही एक चीज़, यानी इंसुलिन का ही एक मॉलिक्यूलर एनालॉग हमने बनाया ह्यूमुलिन, और ह्यूमुलिन को हम पेशेंट्स को देते भी हैं। जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जो भी हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उन्हें हम ह्यूमुलिन देते हैं। सो अल्टीमेटली ह्यूमुलिन क्या हुआ, एक बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड से बना हुआ प्रोडक्ट है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला सब्जेक्ट में आप अपनी नेचुरल साइंस के नॉलेज को यूज करके किसी भी सेल से, किसी भी ऑर्गेनिज्म से एक प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, एक प्रोडक्ट लेते हैं और उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो इनडायरेक्टली हम क्या करेंगे, नेचुरल साइंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम अप्लाई करेंगे उस नेचुरल साइंस के कॉन्सेप्ट को किसी एक सेल पर, किसी ऑर्गेनिज्म पर, और वहां से क्या ऑब्टेन करने वाले हैं, कोई प्रोडक्ट। तो सिंपल सरल भाषा में अगर हम समझे तो हमने इंटीग्रेट करा नेचुरल साइंस के कॉन्सेप्ट्स को किसी ऑर्गेनिज्म के साथ, और हमने वहां से क्या निकाल दिए, कोई प्रोडक्ट। तो ये थी बायोटेक्नोलॉजी की डिफाइन जो EFB ने हमें दी है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि हमारी इस बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल क्या है जिसपे ये पूरी बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है। पहला सिंपल भाषा में समझते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब आप DNA को मॉडिफाई कर देंगे, DNA को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और उस चेंज करे हुए DNA को, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट DNA कहेंगे, उसे आप किसी होस्ट में डालेंगे। आपने उस चेंज वाले DNA को किसी होस्ट में डाला तो जैसा होस्ट पहले दिख रहा था वैसा नहीं दिखेगा, तो उसका क्या चेंज हो गया, फिनोटाइप। ठीक है, यानी कि जिन जीन्स ने इंजीनियरिंग कर दी, हमने जीन्स को बदल दिया, जीन्स के अंदर ऑल्ट्रेशन कर दी, ऑल्टर कर दिया, बदल दिया, और उसके बदलने की वजह से ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हम डालेंगे उसे क्या बोलते हैं, होस्ट, कंपीटेंट होस्ट। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम डालते हैं उसे हम कॉम्पिटेंट होस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उसका हमने क्या चेंज कर दिया, अपीयरेंस, फिनोटाइप, सब चेंज कर दिया। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये दूसरा प्रिंसिपल है। फर्स्ट क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बहुत आसान है समझना। इसमें हम क्या करेंगे, देखो मैंने ना एक रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया, वो DNA जो बदला था वो किसी होस्ट में डाला। तो रिकॉम्बिनेंट DNA को जब मैंने किसी होस्ट में डाल दिया है, तो अब इस होस्ट को आई विल वांट ना कि ये जो होस्ट है वो क्या करे, ग्रो करे, मल्टीप्लाई करे, और इसका नंबर बढ़े, ताकि एक सेल से अगर मुझे एक प्रोडक्ट मिल रहा था तो बहुत सारे सेल से मुझे क्या मिलेंगे, बहुत सारा प्रोडक्ट, डबल बेनिफिट। ठीक है, सो इसमें बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम लोग कुछ ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ग्रोथ मीडियम देंगे कि हमारे सेल्स वहाँ ग्रो करें। सो टेक्निक्स टू फैसिलिटेट
द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब या डिजायर्ड सेल, मतलब हम इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार करते हैं, स्टेराइल कंडीशन बना के रखते हैं कि भाई हम एक ही ऑर्गेनिज्म चाहते हैं हमारा वाला, जिसके अंदर हमने अपनी पसंद का डीएनए डाला है। तो जिसमें हमने अपनी पसंद का डीएनए डाला है हम उसे चाहते हैं कि भाई वही ग्रो करे, और उससे, क्योंकि ऑब्वियसली उससे मुझे बेनिफिट है, तो सिर्फ वही ग्रो करे और बाकी कोई ना ग्रो करे। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए हम लोग उसके लिए न्यूट्रिएंट मीडियम देते हैं, ठीक है। हम लोग उसके लिए एक बायो रिएक्टर के अंदर सारी कंडीशन जो जो उसको सर्वाइव के लिए चाहिए, जो जो उसको ग्रोथ के लिए चाहिए, वो सब मेंटेन करते हैं। सो मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ कंडीशन फॉर अ डिजायर्ड सेल, इसी को हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं कि भाई हम एक पर्टिकुलर सेल को ग्रो कराने के लिए जो जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, हम एक पर्टिकुलर सेल को ग्रो कराने के लिए क्या जो जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इंपॉर्टेंट कि ये स्टेराइल कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि देखो आप चाहते हो कि कंटामिनेशन नहीं आनी चाहिए, आप चाहते हो कि आपका वाला जो आपका होस्ट है ना, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग होस्ट है ना, वही ग्रो करे और कोई नहीं ग्रो करे। तो आपको स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करनी है कि भाई मेरा वाला ही उगना चाहिए, बाकी कोई नहीं उगेगा। तो हम कंडीशन भी उस हिसाब से बनाएंगे। आप अगर आपके वाले ऑर्गेनिज्म को pH 5 चाहिए या 7 चाहिए तो आप वही pH बनाएंगे। आप वो pH बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि उस pH में सिर्फ वही उगेगा और कोई नहीं उगेगा, ठीक है। और ये हम क्यों कर रहे हैं, ऑब्वियसली कोई प्रोडक्ट लेने के लिए। तो हमारे दो प्रिंसिपल हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें हम जीन्स को एडिट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एक होस्ट में डालते हैं, और फिर दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जिसमें इस होस्ट के लिए हम वो सारी कंडीशन देते हैं कि जिसमें हमारा ऑर्गेनिज्म अच्छे से ग्रो करे और अच्छा अच्छा प्रोडक्ट हमें दे दे। सो ये थे हमारे दो प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि भाई हम ऐसे क्या स्टेप्स लें जिससे हम कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना पाए। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये वो पर्सन है जिसके अंदर आपने अपनी पसंद का डीएनए डाला है और आपने उसके पूरे कॉम्पोजिशन, उसके पूरे फिनोटाइप को बदल दिया है। यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके जीन्स को आप बदल चुके हैं, जिनके डीएनए को आप मॉडिफाई कर चुके हैं, और मॉडिफाई करके आपने एक एंटायर नए फिनोटाइप वाला, एक बिल्कुल नए अपीयरेंस वाला, एक नए काम करने वाला बंदा तैयार कर दिया है। दैट बंदा, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्योंकि आपने भाई उसका डीएनए बदला तो ऑब्वियसली उसका काम करने का तरीका, उसके फंक्शन सब बदल गए, ठीक है। तो अब हम कैसे बनाते हैं उसको, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढते हैं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। हम उस डीएनए को ढूंढेंगे, सबसे पहले वो डीएनए ढूंढेंगे जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, हमारी पसंद का वो जीन जिससे हम अपना पर्टिकुलर काम करवाना चाहते हैं। एग्जाम्पल, मुझे इंसुलिन बनवाना था। अब इंसुलिन बनाने के लिए मैमल्स में जाना पड़ेगा, ठीक है, और इंसुलिन बनाने के लिए कोई जीन ही तो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उस जीन का पता लगाना कि वो जीन मुझे मिलेगा कहाँ, उसके बाद वो किस ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा। तो हमें ना ये पूरी छानबीन करनी पड़ेगी कि भाई मुझे जो जीन चाहिए वो मुझे कहाँ मिलेगा, ठीक है, जो जीन, जो डीएनए का हिस्सा मुझे चाहिए वो मुझे कहाँ मिलेगा, किस होस्ट के अंदर मिलेगा या किस ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा, और उस बड़े से डीएनए में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ होगा, ठीक है। देखो मान लो कि हमें एक पेनक्रियास के सेल ले लिए, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब मैंने वो सेल ले लिया, मुझे पता है इंसुलिन वही बनता है। अब लेकिन उसके अंदर इतना बड़ा डीएनए होगा, उस बड़े से डीएनए में मेरा वाला जीन कहाँ है। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, किस ऑर्गेनिज्म में है, और पूरे डीएनए में कहाँ है, इधर है, इधर है, इधर है। मतलब मान लो ये मेरा पूरा सा डीएनए है, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ है कि यहाँ है, कहाँ पर है। दिस इज व्हाट आई वांट टू नो कि भाई कहाँ पर हुआ। तो पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट। जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मैंने क्यों निकाला है, क्यों ढूंढा है, क्योंकि मैं उस डीएनए के हिस्से को किसी एक दूसरे सेल में डालना चाहता हूँ ना, और क्योंकि मैं उसे एक दूसरे सेल में डालना चाहता हूँ तभी तो मैंने उसे ढूंढा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसे क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे एक कॉम्पिटेंट होस्ट में, क्योंकि वही तो बंदा है जो मेरे जीन को कैरी करेगा, मेरा काम करवा के देगा, मेरा प्रोडक्ट निकाल कर देगा। सो कॉम्पिटेंट होस्ट हमें वो प्रोडक्ट ऑब्टेन करने में हेल्प करेगा, इसलिए हमें उसके अंदर डालना है। थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू प्रोजेनी। हम चाहते हैं कि जो डीएनए मैंने अपने होस्ट में डाला है वो वहीं रहे,
ऐसा ना हो ना कि होस्ट निकाल के फेंक दे, छी मेरे को नहीं चाहिए, आपका डीएनए था आप रखो, मुझे नहीं चाहिए, या मेरे डीएनए को वो ले ही नहीं, मेरे डीएनए को वो अडेप्ट ही नहीं करे, कहे कि मैं आपका डीएनए क्यों लूँ, मैं नहीं ले रहा। सो अल्टीमेटली इस चीज़ को मेंटेन करना ज़रूरी है ना, कि आप अपना अगर डीएनए किसी होस्ट में डालो तो वो वहाँ मेंटेन रहे, वो वहाँ प्रेजेंट हो, और प्रेजेंट होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जनरेशन टू जनरेशन आगे कैरी हो, ताकि एक बार आप ऑर्गेनिज्म बना दो और उसी की आगे आने वाली प्रोजनी या उसी के आगे आने वाली जनरेशन उस चीज़ को कैरी करती रहे, आपकी इंडस्ट्री चलती रहे, आप इंसुलिन बना बना के बेचते रहो। ठीक है, सो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम उसको, उस ऑर्गेनिज्म को, उस जीन को उसके अंदर मेंटेन करें। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर वो जीन अंदर गया ही नहीं उस होस्ट के, और अगर चला गया और जाने के बाद वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर नहीं हो रहा, सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो हम चाहते हैं ये 3 चीज़ें हम करते हैं ताकि हमें क्या मिल सके, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे दोनों प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो रहे हैं। देखो, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप साफ साफ, फर्स्ट प्रिंसिपल कि हम अपना डीएनए ढूंढते थे, जीन ऑफ इंटरेस्ट ढूंढते थे, ऑर्गेनिज्म में डालते थे। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म में डालने के बाद क्या करते थे, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसमें हम उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट डीएनए को मेंटेन करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को ऐसी कंडीशन देंगे कि तुम ग्रो करो, और ग्रो कर करके हमें हमारा प्रोडक्ट देते रहो। ठीक है, सो ये 3 स्टेप एसेंशियल स्टेप हैं जिसको आपको याद रखना है कि कभी भी जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए हमें क्या करना है। तो अब हम सीखेंगे कि पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए आखिर बनाया किसने था और कैसे बनाया था। तो इसका मैंने बहुत इजी फ्लो चार्ट तैयार किया हुआ है जिससे आपको क्विकली समझ आ जाएगा कि कैसे और किसने हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर की। इन्होंने 1972 के टाइम पर, इन्होंने 1972 में एक आरडीएनए कंस्ट्रक्ट किया था, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहली बार इन्होंने बनाया था। बहुत आसान है, कैसे बनाया, प्लाज्मिड को पहले समझते हैं फिर हम समझेंगे कैसे बनाया। हमें पता है किसी भी बैक्टीरिया के अंदर एक सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड हमने क्लास 11th में सीखा है कि भाई प्लाज्मिड नाम की एक चीज होती है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है, इस प्लाज्मिड के अंदर एक्चुअली होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, इनकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया किसी भी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। मान लीजिए एक दवा है एम्पीसिलिन, ठीक है, हम बात करते हैं एम्पीसिलिन की। ठीक है, तो ये जो एम्पीसिलिन है ये एक मेडिसिन है। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो इस मेडिसिन से नहीं मर रहे हैं। तो वो क्यों नहीं मर रहे हैं, क्योंकि वो इस दवा के रेजिस्टेंट हो गए हैं कि हम पे ये दवा असर नहीं करती है। देयरफॉर हम क्या बन गए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। क्यों बन गए वो बैक्टीरिया ऐसे, क्योंकि उनके प्लाज्मिड के अंदर कौन सा जीन था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जिसकी वजह से वो इस पर्टिकुलर मेडिसिन के खिलाफ, एक एंटीबायोटिक के खिलाफ क्या बन गए हैं, रेजिस्टेंट। मेडिसिन नहीं कहेंगे, एंटीबायोटिक कहेंगे, जिसके खिलाफ वो क्या बन गए हैं, रेजिस्टेंट बन गए हैं। अब हम सीखते हैं कि भाई इन्होंने ऐसे क्या किया था। तो देखो, इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया। किससे लिया है, प्लाज्मिड से। किसके प्लाज्मिड से, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड से। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इन्होंने क्या लिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। किससे लिया, प्लाज्मिड से। किसके प्लाज्मिड से, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड से। और इन्होंने इस प्लाज्मिड का ये जो जीन है इसको किस में इंट्रोड्यूस करा, इकोलाई के अंदर। इकोलाई के अंदर कैसे, क्योंकि देखो लिया किससे है, साल्मोनेला से, साल्मोनेला के प्लाज्मिड से, तो यहां से निकाला और कहाँ डाला, इकोलाई के प्लाज्मिड में। तो मानते हैं कि अगर मान लो कि हमारा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम ये एक्स एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट था, तो अब इकोलाई भी उसी एक्स एंटीबायोटिक के लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंट। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। बहुत ईजी है, इसका फ्लोचार्ट याद रखोगे सब याद रहेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी आरडीटी के क्या टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने अभी आपको सिखाया कि हमारे पास वो सेल होना चाहिए जिसका हमें पता होना चाहिए कि भाई वो डिजायर्ड डीएनए कंटेनिंग सेल क्या होता है। ठीक है, हमारे पास उस सेल का लोकेशन और पता होना चाहिए कि भाई मेरा पसंद का जीन ऑफ इंटरेस्ट किस सेल में है, तो हमें वो सेल चाहिए जिससे हमें वो डिजायर्ड डीएनए निकालना है। दूसरा, वो डिजायर्ड डीएनए निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस डीएनए को वहां से कट करके निकालना पड़ेगा ना, बाहर लेकर आना पड़ेगा ना। तो कट करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको आरईबी कहते हैं। ठीक है,
आरी क्या करती है, काटती है ना। तो एक्चुअली इसको लिंक करो कि जो आरी है मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो क्या करता है, कट लगाता है, और वहां से कट लगाने के बाद हम डीएनए को इजिली वहां से निकाल सकते हैं। और ऐसी वैसी जगह कट नहीं लगाता है, एक पर्टिकुलर जगह पे कट लगाता है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में समझेंगे, एक अलग से इसको भी समझेंगे कि आरी का इंपॉर्टेंस क्या है, वेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि जो डीएनए आप काटोगे, ठीक है, ऐसे थोड़ी कि अपने आप हवा में उड़ के वो आपके होस्ट के अंदर चला जाता है, नहीं। आप जिस डीएनए को कट करते हो ना, उस डीएनए को कट करने के बाद आप सबसे पहले एक व्हीकल, एक कैरियर लेते हो, जिसके अंदर आप वो डीएनए डालोगे, और वो कैरियर लेकर जा रहा है आपके डीएनए को, तो उसको बोलेंगे वेक्टर। वेक्टर क्या करते हैं, ये एक्चुअली में आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करता है, और कैरी करके होस्ट तक पहुंचा रहा है, होस्ट के अंदर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। सो बिना वेक्टर के आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कभी नहीं डाल पाओगे किसी भी होस्ट के अंदर। तो वेक्टर्स आर लाइक कि ये व्हीकल है, एक 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 कैरी करने वाला सब्सटेंस है कि भाई मैं तुम्हारे जीन ऑफ, अगर कोई बोले कि तुम्हारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कौन लेकर जाएगा, तो हम कहेंगे कि भाई वेक्टर लेकर जाएगा होस्ट के अंदर। नेक्स्ट, जब आप उस वेक्टर के अंदर उस डीएनए को लगाओगे तो लाइगेज नाम का एंजाइम तो चाहिए ना ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, यू नीड डीएनए पॉलीमरेज टू मेक इट्स कॉपी एंड अदर एंजाइम टू सपोर्ट द फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो भाई ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये है क्या, ठीक है, किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है काम करते हैं। अभी मैंने बताया कि वो कट लगाते हैं डीएनए में, और जिस जगह पर वो कट लगाएंगे वहां से हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे। ये रैंडमली कहीं भी कट नहीं लगाते हैं, ये लगाते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे कट। रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होता है, ये वो लोकेशंस होती है जहां पर हमारा जो आरी है वो पहचानेगा कि भाई मुझे कहीं भी नहीं, इस जगह कट लगाना है, जिस जगह का जो लोकेशन मुझे पता है, ठीक है। यानी कि रिस्ट्रिक्शन साइट वो जगह है, वो पर्टिकुलर जगह है, लोकेशन है, जहां पर हमारे ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कट लगाते हैं, ठीक है। अब ये रिस्ट्रिक्शन साइट जो होती है वो बनी किस सीक्वेंस से होती है, ये बनी होती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिन्हें आप आगे से रीड करो या पीछे से रीड करो, सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। अभी एक एग्जांपल के थ्रू आगे हम सीखेंगे कि कैसे कट लगता है। सबसे पहले ये सीखना है कि ये है क्या। तो अगर हम प्रॉपर्ली देखें, आरी जो है वो एक एंजाइम की क्लास से बिलोंग करता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ ही कुछ है ना। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड पे कट लग रहा है तो ऑब्वियसली तो न्यूक्लियस क्लास से बिलोंग करते हैं। इनके दो टाइप्स, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, आपके जो न्यूक्लियोटाइड है उन्हें कहाँ से कट करता है, वो एंड से कट करता है, ठीक है। और एंडो अंदर, ठीक है, वो विद इन द डीएनए। एग्जाम्पल देखो, मान लो ये मेरा डीएनए है, ठीक है, तो ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, मान लो कि ये डीएनए है। तो जो यहाँ पे कट लगाएगा उसको हम बोलेंगे एक्सो, और जो विद इन यहाँ पर इस जगह पर कट लगाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंडो। तो एक्सो जो बाहर कट लगाएंगे, ठीक है, और एंडो जो अंदर कट लगाने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सो एंडो हमें क्लियर हो गया। सो अब हम बात करें कि भाई स्टुअर्ट लेन और वर्नर एबर ये जो थे, इन्होंने 1963 में सबसे पहले, इन्होंने 1963 में इकोलाई के अंदर हमारा जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ढूंढा था। ऑब्वियसली जब बैक्टीरियोफेज ने इकोलाई के अंदर अपना डीएनए डाला होगा तो हुआ क्या होगा कि वहां पर उसके डीएनए को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बन गए थे, और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इन्होंने उसके डीएनए को काट दिया। अब जब डीएनए कट ही गया है तो फिर वो इफेक्टिव नहीं रहा। ये क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि भाई इकोलाई के डीएनए को ये जो आ रही है वो क्यों नहीं काट रहा था, होस्ट जो है उसको क्यों नहीं काट रहा है, वो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को ही क्यों काट रहा है। तो बेसिक चीज ये है क्योंकि बैक्टीरियोफेज के डीएनए में उसको क्या मिल गई, रिकॉग्निशन साइट, इसलिए उसने वहां कट लगाया। और इकोलाई के डीएनए में उस एंजाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं थी, ठीक है। यानी कि मान लो इको R1 वहां मिल रहा था, ठीक है, तो इको R1 को जो रिस्ट्रिक्शन साइट चाहिए कट लगाने के लिए, जो लोकेशन चाहिए, वो किसके डीएनए में मिलेगी, बैक्टीरियोफेज के, अपने खुद के डीएनए में नहीं मिलेगी। दूसरी चीज कि ये अपने डीएनए को खुद मिथाइलेट कर देता है, और जो भी डीएनए मिथाइलेटेड होते हैं आरी उन्हें नहीं काटता। सो मिथाइलेटेड डीएनए बचे हुए होते हैं, आरी उन्हें कभी नहीं काट रहा है, इसलिए नहीं काट रहा है क्योंकि वो डीएनए मिथाइलेट हो चुके हैं। तो जो डीएनए मिथाइलेट होते हैं एक तो वो नहीं कटते, और दूसरा अगर रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है तो कट नहीं लगेगा। तो इकोलाई के डीएनए में क्योंकि रिस्ट्रिक्शन साइट भी नहीं थी, उसका डीएनए मिथाइलेट भी हो गया था, इस वजह से आरी ने उसके खुद के डीएनए को ना काट कर किसको काटा, बैक्टीरियोफेज के डीएनए को। अब हम समझते हैं
कि आगे क्या हुआ था। ठीक है, इससे पहले एक और चीज़ है जिसको ये चीज़ याद रखनी है कि डिस्कवरी में एक हमें एक और चीज़ सिखाई हुई है जो हमें ये बताया हुआ है कि भाई 1968 में हमें हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा से हिंट सेकेंड मिला था, जो कि एचओ स्मिथ, बेलकॉक्स और कैली ने निकाला था। इसलिए हिंट सेकेंड भी एक तरीके का क्या है हमारा, ये नाम क्या है ना, इको आर1, हिंट सेकेंड, ये कैसे नाम रखे हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया मान लो ये इको आर1। तो इको आर1 में जो तुम्हारा जो फर्स्ट लेटर है ई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई क्या जीनस है। ठीक है, और जो दो लेटर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस सेल से, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा सेल है। जैसे ई, जो इको आर1 है उसमें ई एस्चेरेशिया, सीओ कोलाइका। ठीक है, और उसके बाद जो है ये आर जो है ना RY13, इसका स्ट्रेन कौन सा यूज किया था, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो हमारे रोमन नंबर्स होते हैं ना, ये डिनोट करते हैं कि ये किस ऑर्डर में किस टाइम पे निकाला गया है। कट लगाना सीखते हैं। कट कैसे लगता है भाई, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होते हैं ये बेसिकली ऐसे सीक्वेंस अभी समझाया जिसको आप आगे से पढ़ो, ठीक है, या पीछे से पढ़ो, सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा मलयालम सेम मीनिंग कन्वे करता है, तो ये क्या हुआ, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया। डिफाइन आती है इसकी एग्जाम में, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली 6 to 8 न्यूक्लियोटाइड के ही होते हैं। इनकी लेंथ कितनी हो सकती है मैक्स टू मैक्स 6 to 8, हार्डली उससे ऊपर होती है, बट 6 to 8 इज लाइक एवरेज है उसका कि इतना होगा ही होगा। तो 6 to 8 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये वाला, जिसमें इको आर1 देख रहे हैं हम कि इको आर1 कैसे कट लगाता है। तो बहुत आसानी से समझते हैं कि इको आर1 के जो है वो कट कैसे लगते हैं। तो इको आर1 जो है वो इस जगह पर कट लगाते हैं, एक कट यहाँ लगाएगा, ठीक है, और एक कट यहाँ लगाएगा। मतलब ये वाला हिस्सा ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस जगह से ये निकलेगा। ठीक है, उसने यहाँ कट लगाया पहली लोकेशन और दूसरी लोकेशन। तो जब उसने यहाँ कट लगाया तो क्या बाहर निकला, AATTCG, ये बाहर निकला। ठीक है, अब अगर ऊपर से पढ़ते तो भी GAATTCC है। ठीक है, नीचे से पढ़ोगे तो भी सेम है। तो ये क्या हुआ, एक पैलिंड्रोम हुआ। तभी तो आर्य को पता चला यहाँ कट लगाना है, कहीं और नहीं लगाना है, क्योंकि देखो ऊपर से पढ़ने में भी सेम है, इधर से भी पढ़ोगे तो भी सेम है, और नीचे से भी पढ़ोगे तो भी सेम है। तो क्योंकि ये सेम है तो इसी वजह से हम मतलब 3 इधर से पढ़ो या 3 उधर से पढ़ो सेम ही आएगा। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि भाई वो पैलिंड्रोम पे लगाता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है जहां पर हमारा रिकॉग्निशन साइट जिसको हम मानते हैं। ठीक है, अब देखो वेक्टर के अंदर, वेक्टर मतलब अभी समझाया था क्या, एक बंदा है जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करेगा। तो देखो हम क्या चाहते हैं कि भाई वेक्टर में जितना हिस्सा हम काट रहे हैं सेम हिस्सा हम किस में काटेंगे, होस्ट में। दोनों का सेम लेंथ होना चाहिए। ज्यादा लेंथ हुआ तो लगेगा कैसे, मान लो अगर ये है इतनी साइज है तो इसमें ये फिट हो जाएगा ना, अगर ये साइज बड़ा होता तो ये फिट नहीं होता। तो साइज जो हम काटते हैं ना डीएनए का, वो दोनों में सेम होना चाहिए, वेक्टर के अंदर भी और होस्ट के अंदर भी। सो वेक्टर के अंदर अगर यहाँ कट लगेगा ना, इको आर1 अगर यहाँ पे कट लगाएगा तो होस्ट में भी यहाँ लगाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सेम एंजाइम यूज किया जाता है वेक्टर में भी और होस्ट में भी, ताकि सेम कट लगे, सेम जगह कट लगे, और बाद में डीएनए लाइगेज की मदद से आप उसे ज्वाइन करो। इट्स लाइक दिस, ऐसे एंड्स क्रिएट हो जाएंगे जहाँ पे ज्वाइनिंग आसान हो जाएगी। ठीक है, जैसे इस देखो इस तरीके से ज्वाइनिंग आसान हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट इस एंड को हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स क्या होते हैं भाई, जब एंडोन्यूक्लियस ने काटा 2 एंड्स तैयार हुए जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, और क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के तो वो बहुत आसानी से जुड़ जाएंगे, जो कि अभी हम यहाँ देख रहे हैं। तो देखो ये GAATTC में यहाँ पर कट लगा और इस जगह कट लगा, सेम अब हम वहां देखेंगे वहां कहाँ कट लगेगा, ऑब्वियसली G के पास लगेगा। देखो यहाँ लगा, लग गया कट। यहाँ पे लगने के बाद दूसरा कट हमने यहाँ देखा था इधर लग रहा था, तो ऑब्वियसली एक यहाँ लगा। तो इसमें कौन सा बंदा बाहर निकल रहा है, देखो क्लियरली ये निकल रहा है। यहाँ से ये वाला निकला, यहाँ से ये निकला। अब क्या होगा, जब ये कट लग जाएगा तो देखो ये कैसा दिखेगा, ऐसा। अब ये एंड्स क्या है, ये स्टिकी एंड्स है, और ये जो स्टिकी एंड्स है इसमें आप देख सकते हो सेम सीक्वेंस है दोनों के पास। देखो GCCTTAA, करेक्ट, यहाँ देखो GCTTAA, क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, बिल्कुल है। ध्यान से जरा देखना, GC ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है ही। यहाँ पे देखो ये वाला एंड इधर T, यहाँ पर A, ये T, यहाँ पर A, यहाँ पर एडिनाइन है, यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ पर एडिनाइन है, यहाँ पे थाइमिन है। सो कॉम्प्लीमेंट्री है तभी तो जाके जुड़ेंगे, और जोड़ने कौन आता है, लाइगेज। सो लाइगेज क्या करेगा, वहाँ पे ज्वाइनिंग कर देगा। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो और अपने लिए दिमाग में फीड कर लो कि कुछ इस तरीके से हमारा ये काम होता है। हम सीखते हैं कि भाई हमारे जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं। देखो हमने अभी सीखा कि भाई क्लोनिंग वेक्टर्स या वेक्टर एक टूल है, एक मीडियम है जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करेगा होस्ट तक।
तो वही चीज़ है कि भाई वेक्टर आर यूज्ड फॉर कैरिंग फॉरेन जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट। वेक्टर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि भाई वो हमारा फॉरेन जीन या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करता है, ठीक है। अब एक और चीज आती है कि भाई फीचर्स क्या क्या होने चाहिए भाई किसी भी चीज को वेक्टर कंसीडर करने के लिए। व्हाट आर द मोस्ट एसेंशियल फीचर्स जो हमें पता होने चाहिए। पहला, उसके पास खुद का ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। खुद का ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब कि वो लोकेशन उसके पास होनी चाहिए जहां से हमारा रेप्लिकेशन शुरू होता है। याद करो, हम लोग पढ़ते थे कि हमारे डीएनए में एक पर्टिकुलर जगह होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ORI, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से हमारा डीएनए कॉपी करना शुरू करता है। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे ही निर्भर करता है कि भाई कोई भी प्लाज्मिड कितनी कॉपीज बनाएगा। जितना हमारे पास ये होगा उतनी ही अच्छी कॉपीज हमारी बनेंगी। अब नेक्स्ट, क्लोनिंग साइट्स। ऑब्वियसली क्लोनिंग साइट एक अच्छा सा टर्म है रिकॉग्निशन साइट के लिए, सेम ही है दोनों, कि भाई हमारे पास कितनी रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है। रिकॉग्निशन साइट्स हैं, उसका अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। देखो वेक्टर जो है वो वेक्टर में कट भी तो लगेगा, उस कट लगाकर ही तो हम अपना डीएनए डालेंगे। मान लो ये मेरा वेक्टर है, इस वेक्टर में कट लगा और इस कट लगाने के बाद ही तो ये मेरा जो फॉरेन जीन है ये इंसर्ट होगा। तो ऑब्वियसली कट कब लगेगा, जब उसके पास रिकॉग्निशन साइट होगी। तो पहली चीज, एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां रेप्लिकेशन होगा जिससे वो अपनी कॉपीज बना पाएगा। ये एक अलग कैरेक्टर भी है कि इट शुड प्रोड्यूस गुड कॉपी नंबर। ये गुड कॉपी नंबर तभी तो बनाएगा ना जब उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अच्छा खासा होगा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का होना बहुत जरूरी है ताकि वो गुड कॉपी नंबर प्रोड्यूस कर पाए, बहुत ज्यादा कॉपीज बनाए। प्लाज्मिड की जितनी कॉपीज बनेंगी उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए, हम उसको हमारे होस्ट में डाल पाएंगे, राइट। तो कॉपी नंबर चाहिए, ORI के ऊपर निर्भर करता है हमारा कॉपी नंबर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्लोनिंग साइट, यानी कि अगर क्लोनिंग साइट रिकॉग्निशन साइट ही नहीं है तो कट कहाँ लगेगा। इस जगह पर अगर कोई रिकॉग्निशन साइट ही नहीं है तो आरी कट कहाँ लगाएगा, कट ही नहीं लग पाएगा ना। तो रिकॉग्निशन साइट का होना बहुत जरूरी है। ये एटलीस्ट कुछ हमारे पास या तो 1 होनी चाहिए या बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होने की वजह से पता है क्या होगा, ज्यादा कट लगेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना सारा प्रोसीजर। हम नहीं चाहते कि भाई अलग अलग लोकेशन पे कट लगे, मुझे चाहिए एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कट लगे और उस लोकेशन पर ही मेरा जीन जाए। ऐसा ना हो ना कि यहाँ भी कट लगा दो, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, हर जगह लगा दो, कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रोसीजर। तो बहुत कम ही हमारे पास क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, फ्यू और एटलीस्ट 1, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इट विल अलाउ आरी टू क्रिएट मोर नंबर ऑफ कट्स, बहुत ज़्यादा कट्स लग जाएंगे और हमें वो ज़्यादा कट नहीं लगाने हैं, ठीक है। स्मॉल साइज होना ज़रूरी है, नहीं तो भाई अगर तुम्हारा वेक्टर ही बहुत बड़ा है होस्ट से तो कैसे डालोगे वेक्टर के होस्ट के अंदर आप वेक्टर को। अगर मेरा सेल मान लो बहुत छोटा है और उसका जो वेक्टर है जिसको मुझे अंदर डालना है उस सेल के, मेरा सेल है इसके अंदर ये वेक्टर जाएगा, तो अगर ये वेक्टर का साइज़ बहुत बड़ा होगा तो कैसे जाएगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली जो हमारा प्लाज्मिड या किसी भी वेक्टर का साइज होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए। छोटा होने की वजह से क्या फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं कि एक्सट्रीमली स्मॉल हो, नहीं, इट शुड बी ना मीडियम रेंज, ठीक है। स्मॉल साइज होना चाहिए कंपेयर टू दैट ऑफ द होस्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि भाई हमारे जो वेक्टर हैं उनके पास सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। तो अब हम समझते हैं कि हमारा भाई ये जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो कौन है। तो मार्कर इज अ जीन विच हेल्प्स इन सिलेक्टिंग दोज होस्ट सेल विच कंटेन वेक्टर, यानी कि मेरा वेक्टर जो मैंने तैयार करा है, मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग वेक्टर, वो जिसके अंदर गया होगा, जिस होस्ट सेल के अंदर वो जाएगा उसको आप बोलोगे ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसके अंदर वो नहीं जाता है उसको आप बोलोगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। मतलब ट्रांसफॉर्मेंट वो सेल होता है जिसके अंदर आपका वेक्टर गया, जो आपने इंजीनियर किया ना वेक्टर, वो चला गया, वो हो गया ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये वर्ड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये वो होस्ट का सेल है जिसने आपका वेक्टर लिया ही नहीं, उसने कहा मैं नहीं ले रहा आपका जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया है, मैं नहीं ले रहा। तो वो बंदा जिसने आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लिया, दैट इज योर ट्रांसफॉर्मेंट, और वो बंदा जिसने आपका डीएनए नहीं लिया, वेक्टर नहीं लिया, वो हुआ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये हमें बताता है कि भाई कोई भी सेल आपका ट्रांसफॉर्म हुआ या नहीं हुआ। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? व्हेनेवर अ होस्ट सेल इज एबल टू टेक योर जीन ऑफ इंटरेस्ट और योर वेक्टर, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जब आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट या वो वेक्टर जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जब वो कोई होस्ट ले लेता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि अब वो वैसा नहीं दिखेगा जैसा वो पहले दिख रहा था। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना कि ऑल्टर हो गया भाई अब वो।
तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ कि आपका जो होस्ट है जब वो आपके इंजीनियर्ड वेक्टर को ले लेता है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, कि भाई अब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मैं बदल गया क्योंकि मैंने जो है इंजीनियर्ड वेक्टर अपने अंदर ले लिया है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर जो सिलेक्टेबल मार्कर हैं वहाँ पर एक फिनोमिना यूज करेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो देखते हैं कि भाई ये होता है। तो अब बात करते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है कि भाई जब आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी भी एक पर्टिकुलर जीन के अंदर डाला तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर वो जीन इनएक्टिवेट हो गया क्योंकि आपने क्या करा, सिलेक्टेबल मार्कर वाली लोकेशन पे, सिलेक्टेबल मार्कर क्या था, एक जीन था, तो आपने क्या करा, सिलेक्टेबल मार्कर जो कि एक जीन है उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, तो इसकी वजह से जो आपका सिलेक्टेबल मार्कर वाला जीन है वो इनएक्टिवेट हो गया। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या हुआ कि जब आप कुछ इंसर्ट कर देते हो किसी जीन में तो वो इनएक्टिवेट हो जाता है। अब इसके दो तरीके होते हैं हमारे पास, इसके दो केसेस हैं। पहला है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो कि एक सिलेक्टेबल मार्कर है, इसके अंदर आपने कुछ इंसर्ट कर दिया, या फिर आपने लैक जेड जीन के अंदर कुछ इंसर्ट करा। ये लैक जेड जीन जो होता है वो क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम, जिसको अभी हम देखेंगे कि क्या रोल होता है, और ये क्रोमोजेनिक वाले केस में आता है। प्रॉपर डीपी में समझेंगे क्या है। उससे पहले हम समझेंगे कि हमारा ये जो PBR322 है ये क्या है। ये जो PBR322 है बेसिकली एक पर्टिकुलर इंजीनियर्ड प्लाज्मिड है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म अगर आप देखें तो P का मतलब प्लाज्मिड है, B का बॉलिवर है, R का रोडिगर है, और 322 मतलब कि 322वें नंबर पे ये क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब ये जो प्लाज्मिड है हमने क्रिएट किया है, क्या इसमें सारे वो फीचर है जो हमने अभी पढ़े थे, बिल्कुल है, जरा ध्यान से देखते हैं। ये जो आप देख रहे हो AMPR और TETR, ये बेसिकली एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। मैंने अभी बताया टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, और क्योंकि इसके पास एक रेजिस्टेंस का जीन है तो ये जिस भी बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड होगा वो टेट्रासाइक्लिन पे नहीं मरेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की, तो जिस भी बैक्टीरिया के अंदर आप PBR322 डालोगे वो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे हमें रिकॉग्निशन साइट यानी कि रिस्ट्रिक्शन साइट्स दे रखी हैं, देखो ध्यान से। TETR यानी कि TETR टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर BAMH1 साल H1, ठीक है। एम्पिसिलिन में देखो आप PST1 और PVU फर्स्ट, ठीक है। एक्चुअली हमें सिर्फ उन्हीं रिकॉग्निशन साइट से मतलब होता है जो हमारे सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर होती है, क्योंकि हम वहीं कट लगाएंगे। हम सिलेक्टेबल मार्कर के आउटसाइड कभी कट नहीं लगाते हैं, हम हमेशा सिलेक्टेबल मार्कर के इनसाइड ही कट लगाना चाहते हैं, क्योंकि सिलेक्टेबल मार्कर हमें बताएगा कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या फिर नहीं हुआ। तो बाहर लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको जो कट लगाना होता है आरी की मदद से, वो आप हमेशा कहाँ लगाते हो, सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर, ठीक है। तो सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर जब आप कट लगाएंगे तो आप इन दोनों को कंसिडर करेंगे, अगर यहाँ लगाएंगे तो आप इन दोनों को कंसिडर करेंगे। इसके अलावा इनके बाहर कौन कौन सी चीजें हैं, इनके बाहर इको R1 है, CLA1 है, हिम सेकेंड है, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमने कहा था ना ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना जरूरी है, देखो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, अगर ये नहीं होता तो कॉपीज बनती नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। तो ROP क्या है, ये स्पेशल प्रोटीन वाले जीन है जो कि हमारे रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। ROP पर्टिकुलर प्रोटीन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं रेप्लिकेशन में, ठीक है। आगे देखो इसके अंदर कौन है, PVU सेकेंड। तो अगर हम देखें टोटल रिकॉग्निशन साइट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं किसके अंदर, आपके PBR322 में 8, जिसमें से 4 अंदर हैं, 4 नहीं 5 सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर 4 है, ROP वाला जो बाहर है उसको इंक्लूड करेंगे तो 5 है, और बाहर सिलेक्टेबल मार्कर के बाहर क्या है, 1 2 3, ठीक है। और इसको भी हम बाहर ही कंसिडर कर सकते हैं हाउएवर, ठीक है। तो सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर हमारे पास ये 4 ही हैं। तो अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से सिलेक्टेबल मार्कर की वजह से हम ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को जान सकते हैं कि हमारा कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म हुआ और कौन सा नहीं हुआ। तो हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमारा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जो है वो वर्क करता है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वर्क कैसे करेगा, हमने क्या लिया, ये प्लाज्मिड ले लिया, ठीक है। ये जो प्लाज्मिड है हमने इसमें एक पर्टिकुलर सिलेक्टेबल मार्कर लिया है जिसको हम बोलेंगे टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अभी मैंने समझाया था कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन यानी कि एक ऐसा जीन जो उसको बनाएगा रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन के लिए, ये होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। और सिलेक्टेबल मार्कर में क्या होती है, रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट क्या होती है, जहाँ पे हमारी आरी कट लगाती है। तो मान लो मैंने बहुत सारे ऐसे PBR322 इस टेस्ट ट्यूब में ले लिए हैं, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर BAMH1 इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ठीक है। क्या क्या डालेंगे ध्यान से देखना। इसी टेस्ट ट्यूब में आपने प्लाज्मिड डाला,
इसी टेस्ट ट्यूब में आपने BAM-H1 डाल दिया, ठीक है, ताकि कट लगा सकें, ठीक है। और यहीं पे हम यूज़ करेंगे डीएनए लाइगेज, ताकि कट लगने के बाद हमारा डीएनए लाइगेज, और साथ ही साथ यहाँ पे फॉरेन जीन यानी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डाला। क्या क्या? कट लगाने के लिए हमने BAM-H1 डाला, उसके बाद अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला और लाइगेज डाला, ताकि कट लगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट जाए और जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ने के लिए लाइगेज आ जाए, ठीक है। तो हमने इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर ये सब चीज़ें डाल दी। अब हुआ क्या होगा कि जहाँ जहाँ पर ये टेट्रासाइक्लिन वाला हिस्सा होगा वहाँ पे BAM-H1 की वजह से कट लग गया होगा। क्योंकि वहाँ कट लगा होगा तो कट लगने की ना दो प्रोबेबिलिटी है। कट लगने के बाद हो सकता है जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ लग जाए और हो सकता है जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ ना लगे। तो एक तो चीज़ है जहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा उसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि देखो भाई वो मॉडिफाई हो गया क्योंकि उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट लग गया। और जिसमें नहीं लगा उसको हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। कट लगने के बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें लग जाएगा दैट इज रिकॉम्बिनेंट, और जिसमें नहीं लगेगा दैट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब जब हमें तो नहीं पता ना क्या कहाँ क्या हुआ, मेरे पास तो मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा होगा जो हो रहा होगा मुझे नहीं पता। ऑप्टिमम टेम्परेचर दे दिया, ऑप्टिमम कंडीशन दे दी, जो हो रहा होगा इसके अंदर हो रहा होगा मुझे नहीं दिख रहा है, वो सब सेलुलर लेवल पर हो रहा है। तो क्योंकि ये सब सेलुलर लेवल पर हो रहा है तो हम ऐसे अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई कुछ में गया होगा और कुछ में नहीं गया होगा, ठीक है। तो जिनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया होगा दोज विल बी कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट, जिनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया होगा दोज विल बी कॉल्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें हम क्या करते हैं, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे यानी कि इसको किसी होस्ट में डालेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं जो भी हम आगे देखेंगे, पर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि भाई इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें आपका जो होस्ट है वो आपके इंजीनियर्ड डीएनए को ले लेता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लेता है। अब सिंपल सी बात है, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं इकोलाई। साइंटिफिक नेम्स को हमेशा अंडरलाइन करते हैं, इकोलाई, ठीक है। तो इकोलाई में मैंने ये दोनों प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करा दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ भी दो कंडीशन हुई होंगी। कुछ इकोलाई के सेल ऐसे होंगे जिन्होंने वो प्लाज्मिड ले लिया होगा, वेक्टर ले लिया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं लिया होगा। तो जिन सेल्स ने वो प्लाज्मिड लिया होगा उन्हें आप ट्रांसफॉर्मेंट कहोगे, और जिन्होंने वो प्लाज्मिड नहीं लिया होगा उन्हें आप नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें जाता है वो रिकॉम्बिनेंट, जिसमें नहीं जाता वो नॉन रिकॉम्बिनेंट। साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जिसके अंदर आपका वेक्टर गया होगा वो होगा ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके अंदर वेक्टर आपका नहीं गया होगा वो होगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये वेक्टर क्या था, आरडीएनए, जिसके अंदर क्या था आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। इतना कैप्चर कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास जो इकोलाई के कुछ सेल थे जिन्होंने क्या करा, ट्रांसफॉर्मेशन किया, और कुछ सेल ऐसे थे जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया। तो जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया उन्हें हमने कहा ट्रांसफॉर्मेंट, और जिन्होंने नहीं किया उन्हें हमने कहा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब यहाँ बहुत ईजिली समझ आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का। देखो, जिनके अंदर वो प्लाज्मिड नहीं गया वो क्या कहलाएंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जिनके अंदर वो गया उनको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। अब देखो दो केस हो सकते हैं। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि भाई रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है। रिकॉम्बिनेंट वो थे जिन्होंने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, यानी कि ये वाला मान लो ये सेल है जिसने लिया, और वो सेल जिसने वो जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिया, तो जब लाइगेज आपने डाला होगा उसने क्या किया होगा, अपने आप को वापस से ज्वाइन कर लिया होगा, रीजॉइनिंग हो गई होगी उसकी। तो इधर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ ज्वाइनिंग हुई थी और इधर रीजॉइनिंग हो गई कि भाई कुछ नहीं गया उसके अंदर, जीन ऑफ इंटरेस्ट गया ही नहीं। तो वो बंदा जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे, और जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया, रीजॉइनिंग हो रखी है, उसको हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब हम समझते हैं कि भाई आगे क्या हुआ, रेप्लिका प्लेटिंग करेंगे। रेप्लिका प्लेटिंग क्या होती है, एक टेक्निक होती है जिसमें आप एक मास्टर प्लेट बनाते हैं और उस मास्टर प्लेट के अकॉर्डिंग आप चेक करते हो कि भाई कौन से सेल्स अलाइव हैं और कौन से नहीं है। मास्टर प्लेट से आप ऐसे कॉपी रेप्लिका करते हो, रेप्लिका मतलब कॉपी क्रिएट करना। तो एक मास्टर प्लेट होगी, उस मास्टर प्लेट से आप इस तरीके से ऐसी कॉपीज करके अपने सामने रखेंगे और चेक करेंगे कौन सी कॉलोनी, कौन सा बैक्टीरिया होगा और कौन सा सेल नहीं होगा, कौन सी कॉलोनी होगी या नहीं होगी। कॉलोनी क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, इन जनरल उगे या नहीं उगे। तो हम क्या करते हैं ना, जब हम लेबोरेटरी में कभी भी बैक्टीरिया उगाते हैं तो हम पेट्री प्लेट्स यूज करते हैं, और इन पेट्री प्लेट्स में न्यूट्रिएंट डालते हैं ताकि भाई बैक्टीरिया आसानी से उगे। और न्यूट्रिएंट डालने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देते हैं कि भाई जो टेम्परेचर उस बैक्टीरिया को चाहिए उस पर वो आसानी से उगे। पेट्री प्लेट क्या होती है, न्यूट्रिएंट डाला आपने, उसके अंदर क्या करा आपने, ऑर्गेनिज्म डाला, वो ग्रो कर गया और ये बन के तैयार हो गई आपकी मास्टर प्लेट।
ये जो मास्टर प्लेट है इसमें ये तीनों आए होंगे। कौन? वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला, रिकॉम्बिनेंट वाला और नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला। लेट अस अज्यूम मेरा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट 1 नंबर का मैंने दिया हुआ है, नंबर 1 उसको असाइन किया हुआ है, रिकॉम्बिनेंट को नंबर 2 किया हुआ है और नॉन रिकॉम्बिनेंट को मैंने नंबर 3 किया हुआ है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अब इससे हमें मास्टर प्लेट से हम रेप्लिका प्लेट्स बनाएंगे, मतलब ऐसे, ठीक है। और इससे हम कंपेयर करेंगे कि भाई कौन हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। आपने ऐसे किया ना, मास्टर प्लेट से आपने 2 कॉपी प्लेट बना दी। अब ये जो प्लेट बनाई थी मास्टर प्लेट, इसमें आपने न्यूट्रिएंट तो डाले थे लेकिन कोई एंटीबायोटिक नहीं डाली थी। लेकिन जब आप रेप्लिका प्लेट्स बनाओगे तो आप उसमें एंटीबायोटिक डालोगे। एक एंटीबायोटिक जो मैंने यहाँ यूज करी पहले वाले में वो है टेट्रासाइक्लिन, और नीचे वाले में दूसरी प्लेट में जो मैंने यूज करा उसको बोला मैंने एम्पिसिलिन। क्यों? क्योंकि याद करो सिलेक्टेबल मार्कर के 2 जीन ही थे मेरे पास, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो मैंने यही दोनों यूज करी और इससे हमें समझ आ जाएगा। ध्यान से देखो, जब मैंने इसकी रेप्लिका प्लेटिंग की होगी तो क्या हुआ होगा, इस केस में रेप्लिका प्लेटिंग में मास्टर प्लेट से जब रेप्लिका प्लेट बनाई होगी तो इस केस में क्या हुआ होगा कि जो ये 1 कॉलोनी है इसके अंदर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। पहली बात, अगर ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है तो इसके अंदर कोई प्लाज्मिड नहीं है, और अगर प्लाज्मिड नहीं है तो जीन नहीं होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। तो ना तो ये प्लेट नंबर 1 पे आई, ना ही प्लेट नंबर 2 पे आई, क्योंकि जब जीन ही नहीं है जो उस एंटीबायोटिक से उसे बचाए तो ना तो वो फर्स्ट प्लेट पे ग्रो करेगी ना सेकेंड पे। क्लियर? सेकेंड, दूसरा वाला कौन है मेरा? दूसरा वाला वो बैक्टीरिया है जिसने ट्रांसफॉर्मेशन किया, जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट गया होगा तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ होगा, यानी कि उसने उस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को क्या कर दिया होगा? इनएक्टिवेट। और अगर वो जीन काम नहीं कर रहा है, यानी कि अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट गया हुआ है, इंसर्टेड है, तो वो जीन काम नहीं करेगा। और अगर वो जीन काम नहीं करेगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा, ये सेकेंड वाला जब मैंने उसको टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग प्लेट में डाला, वहां सेकेंड वाला उग नहीं पाया, ग्रो नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसका वो जीन इनएक्टिवेट हो गया जो उसको बचा सकता था उस एंटीबायोटिक से। दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे दूसरी वाली प्लेट पे, दूसरी वाली प्लेट में सिर्फ एम्पिसिलिन था, टेट्रासाइक्लिन नहीं था। क्योंकि मैंने सिर्फ टेट्रासाइक्लिन वाले सिलेक्टेबल मार्कर को मॉडिफाई करा था तो उसकी प्रेजेंस एब्सेंस मैटर करती थी, एम्पिसिलिन वाले को तो छेड़ा ही नहीं ना। और क्योंकि इसे नहीं छेड़ा तो देखो यहाँ बस बड़ी आसानी से उगा हुआ है सेकेंड वाला। तो इससे मुझे समझ आया कि जो मेरा सेकेंड कॉलोनी है वो क्या हुई? ट्रांसफॉर्मेंट में भी कौन? रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ थर्ड वाले की, थर्ड वाले के अंदर दोनों जीन सलामत है, टेट्रासाइक्लिन वाला जीन भी सलामत है और एंटीबायोटिक वाला भी। अब क्योंकि ये दोनों जीन वहाँ हैं तो ये दोनों मीडियम पे ग्रो करेगी, दोनों प्लेट पे ग्रो करेगी। देखो थर्ड वाला दोनों प्लेट पे ग्रो कर रहा है। तो ये जब भी कभी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का आपको पूछा जाए तो ये फ्लो चार्ट बनाकर आप समझा सकते हैं, वेरी इजी टू स्कोर, कि भाई थर्ड वाली के पास क्योंकि रीजॉइनिंग हो गई थी, कुछ कटा पिटा नहीं उसका, कट भी लगा तो वापस से जुड़ गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट गया ही नहीं, कुछ इनएक्टिविटी नहीं हुआ, तो वो दोनों में आ रही है। लेकिन हमारी जो सेकेंड कॉलोनी है उसमें क्योंकि टेट्रासाइक्लिन स्विच ऑफ हो गया तो स्विच ऑफ होने की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाया। ठीक है, अब समझते हैं कि भाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो कि लैक जेड जीन की वजह से होता है, वहाँ वो कैसे काम करता है। ठीक है, समझेंगे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज किस तरीके से हम इसको एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं। याद करो लैकोपेरॉन, लैकोपेरॉन क्या था? लैकोपेरॉन में हमने जेड, वाई और ए 3 जीन पढ़े थे, उसमें से लैक जेड जीन था जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का जो है एंजाइम बनाता था। क्योंकि ये जीन है तभी ये एंजाइम बन रहा है, और ये एंजाइम जब बन रहा है तो वो क्या करता था? लैक्टोज को 2 चीजों में तोड़ता था, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब ये प्रोडक्ट बनते हैं तो जब आप यहाँ पर एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस क्या होती है? ऐसी सब्सटेंस जिन्हें डालने पे कलर आता है। तो जब आप एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को डालोगे, जब ये बनेंगे ना ग्लूकोज गैलेक्टोज, इनके बनने पे जब आप एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को इस जगह डालोगे तो वहाँ ब्लू कलर आएगा। मैंने अभी बोला क्रोमोजेनिक यानी कि जिनसे कलर आता है, तो यहाँ ब्लू कलर आएगा। अब सिंपल इस कंसेप्ट को दिमाग में फीड करो, लैक जेड जीन है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, वो है तो ये प्रोडक्ट बनेंगे, ये प्रोडक्ट बनेंगे तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालने पे ब्लू कलर आता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस प्लाज्मिड पीयूसी प्लाज्मिड में अगर मैं क्या करूं कि जिस जगह पर ये लैक जेड जीन है यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दूं तो क्या होगा? ये जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा। सेम प्रोसीजर पीछे जो हमने पढ़ा, ये जीन जब इनएक्टिवेट हो जाएगा तो इनएक्टिवेट होने की वजह से गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा।
जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो लैक्टोज भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में नहीं टूटेगा, और जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज ही नहीं बनेंगे तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालने पे ब्लू कलर नहीं आएगा। यानी प्लेट पर हमारी जो कॉलोनीज होंगी वो दो तरीके की होंगी, व्हाइट कॉलोनीज क्योंकि कोई कलर नहीं है, ब्लू कलर नहीं आ रहा है, और वो कौन सी कॉलोनीज होंगी जिनके अंदर हमारे कौन मिलेंगे, जिनके अंदर आपको रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, और उसी के अंदर आपको मिलेंगे रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, और वो जो ब्लू कलर दे रही होंगी उनका जीन अभी भी सलामत होगा, तभी तो ये सारा रिएक्शन हो रहा होगा। तो व्हाइट वाली वो होंगी जिनके अंदर ये चीज नहीं हो रही होगी, और ब्लू वाली वो होंगी जिनके अंदर अभी भी ये चीज हो रही होगी। तो इसमें आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हो। अब आता है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास बेसिकली 4 पर्टिकुलर मेथड है। इसके लिए एक बात समझ लेते हैं कि डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, उसको सीधा आप कंपिटेंट होस्ट के अंदर नहीं डाल सकते। कंपिटेंट होस्ट वो होस्ट जो आपका भाई आरडीएनए ले लेगा, तो सीधा आप उसके अंदर नहीं डाल सकते, बिकॉज डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। सो उसके लिए हमने टेक्निक बना रखी है। पहली टेक्निक अगर हम बात करें तो माइक्रो इंजेक्शन है। माइक्रो इंजेक्शन इस मेथड में क्या करेंगे कि भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सीधा आप न्यूक्लियस में एनिमल सेल के डाल देते हैं। फिर आता है जीन गन। ये मेथड हम प्लांट सेल के लिए यूज करते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, हम गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल को डीएनए से कोट कर देंगे, और कोट करने के बाद हाई स्पीड में, हाई वेलोसिटी में इन सेल्स पार्टिकल को, ठीक है, गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल जिसपे डीएनए है, हाई वेलोसिटी पे उसको हम टक्कर करवाएंगे हमारे नॉर्मल होस्ट सेल से, और जब टक्कर होगी हाई वेलोसिटी में तो ये जो हमारे गोल्ड और टंगस्टन वाले पार्टिकल हैं जिनके ऊपर हमारा डीएनए है, ये अंदर चला जाएगा। तो जीन गन और बायोलिस्टिक। फिर आता है इस हीट शॉक मेथड। सो व्हाट वी डू इन दिस मेथड इज आर डीएनए को हम कॉम्पिटेंट सेल में फोर्स करते हैं। कैसे? बाय इंक्यूबेटिंग देम। ठीक है, कहाँ पे इंक्यूबेट करेंगे? सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आरडीएनए को हम आइस पे रखेंगे, फिर उनको हम 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक देंगे। ठीक है, आइस पे रखा, टेम्परेचर तुम्हारा ठंडा है, फिर जब तुमने उसको कहाँ रखा, जब तुमने उसको रखा एक गर्म टेम्परेचर पे 42 डिग्री पे, तो ऑब्वियसली हीट शॉक हुआ। हीट शॉक होने की वजह से पोर ऑब्वियसली मेम्ब्रेन के खुल गए होंगे, और फिर हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो अंदर चला गया होगा, और फिर से हम वापस आइस पे रखेंगे। सो आइस देन हीट, अचानक एकदम हीट का शॉक दिया उसको हमने, और फिर हमने वापस से आइस पे डाल दिया। ठीक है, फिर एक बात आती है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस क्या है भाई, कि ये एक पर्टिकुलर पैथोजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, व्हाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन इज गुड। ठीक है, क्यों है ये अच्छा वेक्टर? तो इसमें हम देखेंगे कि भाई इस पैथोजन को हम क्या करते हैं, डाइकॉट प्लांट के लिए यूज करते हैं, और इसके अंदर स्पेसिफिकली एक प्लाज्मिड होता है जिसको टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, हम इसको डिसआर्म करके यूज करते हैं। व्हाट इज डिसआर्म? हम इसे मॉडिफाई करते हैं और नॉन पैथोजेनिक बनाकर इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालकर इसको यूज करेंगे प्लांट के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो डिसआर्मिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई डिसआर्म जब तक नहीं करोगे पैथोजन को तो तब तक वो जाएगा नहीं। तो देखो एक चीज आ गई कि भाई क्या 4 तरीके हैं जिनसे आप किसी भी सेल के अंदर अपना डीएनए डालोगे। माइक्रो इंजेक्शन यूज कर लो, जीन गन यूज कर लो, हीट शॉक मेथड यूज कर लो, या डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर जैसे कि हमने यूज करा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, जिसके अंदर क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड। अब आती है भाई कि बैक्टीरियल सेल या डिफरेंट सेल को हम कैसे तोड़ेंगे या कैसे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर डालेंगे। तो अगर हम बात करें कि कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहली चीज हमें ये देखना होगा कि उसके सेल वॉल किससे बनी है। बैक्टीरिया लाइजोजाइम की मदद से तोड़ लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें हमारे प्लांट के सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलेज डाल देंगे। तो सबसे पहले हम डीएनए निकालने के लिए सेल वॉल तोड़ते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन, देन हम अंदर के जो मटेरियल हैं उसको हम प्रोटीनेज और जो है हमारे प्रोटीनेज यूज़ करेंगे, डिफरेंट डाइजेस्टिंग एंजाइम यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर हम पहुंचेंगे न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के पास पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, हम आरएनएज यूज़ करेंगे अगर हमें डीएनए चाहिए होगा, डीएनएज यूज़ करेंगे अगर हमें आरएनए चाहिए होगा। तो इन दिस वे एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से आप क्या करते हो, आप एक पर्टिकुलर जो है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं तुमको इसके स्टेप्स बताऊं तो सबसे पहले हमने आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया, फिर हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको फ्रेगमेंट किया, तोड़ा, फिर उसका डीएनए डिजायर्ड फ्रेगमेंट निकाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, और फिर उसको हम लाइगेट करेंगे।
डीएनए लाइगेज की मदद से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया होगा, उसको होस्ट में डाल दिया था। फिर हमने उसको क्या करना है, एक कल्चर मीडियम में उसे ग्रो करना है और डिजायर्ड प्रोडक्ट को निकालना है। तो अब आप बात करते हैं कि भाई एम्प्लीफिकेशन कैसे की जा सकती है डिजायर्ड डीएनए की। तो एम्प्लीफिकेशन के लिए वी हैव पीसीआर, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो अब हम बात करेंगे कि भाई पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसमें आप पॉलीमराइजेशन के प्रोसीजर को कंटिन्यूअसली रिपीट करते हैं ताकि जीन ऑफ इंटरेस्ट या कोई भी डीएनए को आप कॉपीज क्रिएट करो, उसे एम्पलीफाई करो। ठीक है, बहुत आसानी से समझना, कैरी मुलिस ने इसे डिस्कवर करा था। ठीक है, एंजाइम हम यहाँ एक पर्टिकुलर यूज करते हैं कॉल्ड टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस नाम के ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है जो कि एक थर्मोफाइल है। क्यों थर्मोफाइल यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो भाई ये जो पीसीआर है ना, इसमें बहुत हाई टेम्परेचर यूज होता है और थर्मोफाइल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। तो दोज ऑर्गेनिज्म हु सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर उन्हें हम थर्मोफाइल कहते हैं, और ये थर्मोफाइल है तो इसके जो एंजाइम है उन्हें आदत होगी और हायर टेम्परेचर की। तो अगर पीसीआर में हाई टेम्परेचर जाएगा भी तो भी हमारे इस एंजाइम को कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्मस एक्वाटिकस एक थर्मोफाइल है, इसीलिए हमने उसके एंजाइम को लिया है क्योंकि पीसीआर में हाई टेम्परेचर जाता है। तो अगर हम ऐसे ऑर्गेनिज्म का एंजाइम लेंगे जो ऑलरेडी हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करना जानता है तो हमारे लिए प्रोसेस बड़ा आसान हो जाएगा। अपना डीएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं यूज कर सकते, पहली बात इतना हाई टेम्परेचर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए यूज नहीं कर सकते। अगर हम देखिए वो हमारा एंजाइम ही डीनेचर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमारा ये पॉलीमराइजेशन स्टेप होगा कैसे। सिंपल स्टेप है भाई, 3 स्टेप में हमारा ये प्रोसीजर हो जाता है। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, यानी कि हमारे जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनको अलग कर देना। स्ट्रैंड्स को अलग करने के लिए आप हीट इस्तेमाल करते हो, 90 से ऊपर आप इसको टेम्परेचर देते हो, और डीनेचुरेशन की वजह से, हीट की वजह से आपके जो दोनों स्ट्रैंड हैं उनके हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं और टूटने की वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। और क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए हैं, अब यहाँ पर होती है अनिलिंग। अनिलिंग में फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर आते हैं। प्राइमर क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमारे जो प्राइमर होते हैं वो इस जगह पर जाते हैं, ठीक है, टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो प्राइमर लगाना है ताकि वो इनिशिएट कर सके हम रेप्लिकेशन के प्रोसीजर को। तो प्राइमर लगता कहाँ है, 3 प्राइम पे ना, लगा दिया। यहाँ भी कहाँ पे लगेगा, 3 प्राइम पे लगा दिया। अब जब प्राइमर लगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अनीलिंग। प्राइमर लग गया वहां पर। प्राइमर के बाद लगने के बाद हमें क्या चाहिए, प्राइमर के लगने के बाद हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज यानी कि टैग पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, वो हमारा रेप्लिकेशन प्रोसीजर शुरू करेगा। और रेप्लिकेशन करने के लिए उसे क्या चाहिए, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, तो वो भी हमने डाले हुए हैं उस टेस्ट ट्यूब में। तो टैग पॉलीमरेज और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक्सटेंशन, दिस स्टेप, ये वाला जो स्टेप है ना यहाँ पर, इस स्टेप को हम बोलेंगे एक्सटेंशन। ये स्टेप एक्सटेंशन वाला स्टेप है जिसमें आप देख रहे हो कि प्राइमर लगने के बाद हमारे जो डीएनए पॉलीमरेज यानी टैग पॉलीमरेज है वो आगे जाके स्ट्रैंड को एक्सटेंड कर रहा है, कॉपी कर रहा है, पॉलीमराइज कर रहा है। और लिया हमने एक स्ट्रैंड था, पॉलीमराइज करके हमें 2 स्ट्रैंड मिल गए। तो इसमें क्या हुआ, एम्प्लीफिकेशन, कॉपी हो गई ना आपके डीएनए की, तो ये हुआ एम्प्लीफिकेशन, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से आप एम्प्लीफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन हो गया। तो पीसीआर हम क्यों यूज करते हैं कि भाई अगर हम पहले से अपने डिजायर्ड जीन की कॉपी बना के रखेंगे, एक आधे को कुछ हो भी जाए तो हमारे पास ऑलरेडी वो कॉपी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि बायोरिएक्टर। हमने डिजायर्ड जीन बना लिया, लाइगेट कर लिया, होस्ट में डाल लिया, होस्ट तैयार कर लिया, अच्छे से हमारा ट्रांसफॉर्मेंट तैयार हो गया। ट्रांसफॉर्मेंट को अब हम ग्रो करना चाहते हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे बायोरिएक्टर्स। हमारे 2 तरीके के बायोरिएक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे कौन कौन से 2 तरीके के बायोरिएक्टर्स होते हैं, हमारे ये जो बायोरिएक्टर है, पहला है सिंपल स्टर टैंक और दूसरा है स्पार्ज वाला। इसमें होता क्या है बायोरिएक्टर में, तो देखो ऊपर एक एजिटेटर सिस्टम है, ठीक है, एक फोम कंट्रोलिंग सिस्टम है, एक ऑक्सीजन डिलीवरी का सिस्टम है, एक टेम्परेचर कंट्रोल, भाई सब कुछ डिजिटल है ना यहाँ पे। पीएच कंट्रोल, ताकि भाई पीएच ऊपर नीचे हो तो यहाँ से कुछ एसिड बेस डाल दो। सैम्पलिंग पोर्ट है, भाई कितना क्या बन रहा है सैंपल करने के लिए। तो हम बायोरिएक्टर क्या होते हैं, एक वेसल है जिसमें रॉ मटेरियल को हम बायोलॉजिकली माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके एक प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। देखो डिफाइन क्या हो गई, वेसल इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। क्या क्या कंपोनेंट है ये भी डिस्कस करा। ऑप्टिमम कंडीशन नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं भाई इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। स्पार्ज वाले में ना स्टेराइल एयर बबल निकलते हैं जो चीज़ों को मिक्स करेंगे। यूनिफॉर्मली मिक्स करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरोबिक कंडीशन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए, कुछ कुछ के लिए एनारोबिक कंडीशन। तो भाई स्पार्ज वाला बबल्स की मदद से मिक्स करता है और स्टर वाला हमारे जो ब्लेड्स दिख रहे हैं ना, ये इम्पेलर कहते हैं इनको, इम्पेलर, ये ब्लेड्स, इनकी मदद से, इम्पेलर यानी ब्लेड, इट विल हेल्प
टू मेक द मिक्सचर होमोजीनियस बना के रखेगा और चीज़ों को मिक्स करेगा, हमारे सेल को न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिले, एयर प्रॉपर मिले, इस चीज़ को इंश्योर करता है। तो ये थे हमारे बायो रिएक्टर्स। ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना, कोई क्वेरीज है उन्हें मेंशन करना, एंड योर कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू मोटिवेट अ टीचर कि वो और अच्छा कंटेंट लेकर आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डू लेट मी नो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए।